इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप दूसरों से हमेशा अपने वर्क को कंपेयर करते रहोगे तो आपको हमेशा दूसरों का काम ही अच्छा नजर आएगा। इसीलिए कंपैरिजन मत करो, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया ताम्र। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। तो एक चीज देखो कि जो भी चीजें हम देखते हैं हमारे एनवायरमेंट पे 115 एलिमेंट्स हमें नोन है, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक सब्सटेंस है, वो ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एलिमेंट क्या है? दो या दो से ज्यादा चीजों को सेम टाइप्स के जब एलिमेंट सेम टाइप्स के जब एटम मिलते हैं, क्या मैंने बोला? जब सेम टाइप्स के एटम मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। और इस समय आज की डेट में हमारे यहाँ 115 वर्ल्ड में 115 एलिमेंट्स जो है वो नोन है। अब मेटल्स को अपन इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जो मेटल होते हैं वो शाइन करते हैं, चमकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइन नहीं करते हैं। और जो मेटल्स होते हैं अपन उनसे लंबी लंबी वायर्स बना सकते हैं। मेटल्स को बहुत ज़्यादा अपन पतला कर सकते हैं। मेटल जो होते हैं उनको अपन पतला कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको अपन पतला नहीं कर सकते हैं। जो मेटल्स हो गए उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो रहती है वो हाई रहती है, जो नॉन मेटल्स रहते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो रहती है वो लो होती है। डक्टिसिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी क्या होती है, डक्टाइल क्या होता है सब्सटेंस, और ब्रिटाइल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो लेक्चर में अपन क्लियर करेंगे। और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, नमक NaCl कैसे बनाया जाता है, जो अपने यहाँ पुट्टी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका क्या केमिकल फॉर्मूला रहता है, उसके क्या और भी ज़्यादा यूसेस रहते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। और मेनली इस चैप्टर में क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। यहाँ पे अपन प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में अपन किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मेटल्स की प्रॉपर्टीज बताने से पहले यहाँ पे 3 मैंने वर्ड लिखे हैं, पहले अपन इसको समझते हैं, क्योंकि काफी बच्चे ये सब छोटे छोटे वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको उसका मतलब ही नहीं समझ में आता, ठीक है। तो पहले 3 वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं पहले इसको समझेंगे, फिर इसके बाद अपन मेटल्स की सबसे पहले मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सो यहाँ पे देखो लिखा है देयर आर 115 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वर्ल्ड है, इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 115। ये थोड़ा सा याद रखना कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। एग्जाम में काफी बार ऑप्शन दे देगा, 115 होते हैं, 120 होते हैं, 125 होते हैं, 130 होते हैं, और 1 मार्क्स का MCQ आया, अगर आपने याद नहीं रखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए याद रखना देयर आर 115 एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो मैलिएबल क्या होता है? मैलिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है? Malleable means which can be beaten with a hammer to form thin sheet. Malleable जैसे कि देखो, अगर किसी भी चीज को अपन हथौड़े से, हैमर से वो ठोक दे या फिर उसको दबाएं, हथौड़े से ऐसे करें तो एकदम पतली सी शीट में बन जाए। जैसे अपन मम्मी क्या करती हैं, वो रोटी बेलती है, उसको ऐसे ऐसे दबाती चलती है तो वो पतली होती जाती है। तो वही चीज, बट रोटी तो मेटल या नॉन मेटल नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किसी भी चीज को अगर अपन हैमर से ऐसे ऐसे ठोके तो वो क्या हो जाएगा? वो थिन पतली सी शीट में बन जाए, उसको अपन क्या कहते हैं? मैलिएबल कहते हैं, ठीक है। मैलिएबल, अगर मैं बोलूँ कोई भी चीज मैलिएबल है, उसका मतलब क्या निकलेगा कि अगर हम उस चीज को ठोकेंगे, हैमर से जब अपन ठोकेंगे तो वो एक पतली शीट बन जाएगी, ठीक है। मैलिएबल का मतलब समझ में आ गया? मैलिएबल मीन्स विच कैन बी बीटन विथ अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। और जब उस शीट उसको जब अपन शीट में बनाए तो वो टूटे बिना। फिर देखो डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू फॉर्म थिन वायर्स।
डक्टाइल का मतलब क्या है, मैं अगर बोलूँ कि हमारा जो मेटल है वो डक्टाइल है, मैंने क्या बोला, जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या है, डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब होता है कि अगर इसको अपन बहुत ही ज़्यादा पतले से पतली चीज़ों में कन्वर्ट करना चाहेंगे, जैसे हमारी तार होती है ना, उसका अगर आप प्लास्टिक के ऊपर की कवरिंग हटा के देखोगे तो उस तार के भी अंदर बहुत सारी पतली पतली तार रहती है ना, बहुत सारी एकदम पतली पतली सी रहती है। तो वो क्या है, जो मेटल्स होते हैं, यहाँ पे मेटल्स वैसे डक्टाइल होते हैं। देखो, तो अगर मैं बोलूँ कि कोई भी चीज़ हमारी डक्टाइल है तो इसका मतलब क्या है कि उस चीज़ को अपन बहुत ही ज़्यादा पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई चीज़ आप ले लो, जैसे आप चौक ले लो, तो क्या आप उसे पतली सी वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आप गोल्ड ले लो, गोल्ड सोना ले लो, तो उसको आप देखोगे कि जो ज्वेलरी वगैरह बनती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा पतले पतले पार्ट्स भी रहते हैं। तो गोल्ड जो हमारा क्या है, एक मेटल है, तो उसको अपन पतले पतले पार्ट, मतलब पतली सी उसकी वायर भी बना सकते हैं। तो डक्टाइल का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ कोई भी चीज़ ये डक्टाइल है तो उसका मतलब क्या है कि उस चीज़ से अपन पतली सी वायर उस चीज़ की बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा है ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स विच ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। देखो, मैल्येबल क्या होता है, अगर किसी भी चीज को अपन हैमर से, हथौड़े से ठोके तो किस में बन जाए, पतली सी एकदम प्लेन शीट बन जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, मैल्येबल। और ब्रिटल का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज को अपन ठोके तो वो क्या, पतली शीट ना बन के वो क्या बन जाएगी, पतली शीट नहीं बनेगी, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कि चौक को आप देखोगे तो उसको आप पतली शीट में बना सकते हो, नहीं बना सकते। उसको जैसे ही आप ठोकोगे तो पूरे क्या हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े में अलग हो जाएगी। लेकिन आप लोहे को देख लोगे, लोहे को जब आप हथौड़े से जितना ही पीटते जाओगे वो उतना ज़्यादा पतली सी शीट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो मैल्येबल का मतलब समझ में आ गया। मैल्येबल अगर कोई भी चीज़ है तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम उसको हथौड़े से ठोकेंगे तो पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। डक्टाइल का मतलब क्या है कि अगर अपन कोई भी चीज़ लेंगे और उसकी अपन उससे पतली वायर बना सकेंगे, जिस भी चीज़ की अपन पतली से एकदम वायर बना सकते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, ये डक्टाइल है। फिर ब्रिटल का मतलब क्या है, कोई भी चीज को, जिस चीज को अपन हथौड़े से ठोके और वो टूट जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, ब्रिटल कहते हैं। ये तीनों वर्ड समझ में आ गए। अब हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ें। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज तो पढ़ लेंगे, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, लेकिन मेटल एग्जैक्टली होते क्या है, एग्जाम्पल तो पहले समझ लो, है ना। देखो, जैसे हमारा आयरन हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड चांदी हो गया, सोना हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीजें हमारी जो होती हैं वो क्या होती हैं, मेटल होती हैं। देखो, और अपने जो अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट है, जैसे सारे मेटल्स, ये जितने भी मेटल्स रहते हैं ना, सब अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, वो मिट्टी के अंदर जब खुदाई वगैरह होती है, बहुत नीचे तक ड्रिल वगैरह होता है, तब ये सारे मेटल्स हमें मिलते हैं। तो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, मतलब जो हमारी जमीन है, उसमें सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो एल्युमिनियम होता है। देखो, सबसे ज्यादा हमारे अर्थ क्रस्ट में क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम। फिर उसके बाद आयरन आता है, फिर उसके बाद कैल्शियम आता है, कैल्शियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम। वो पेपर में आपसे सिर्फ यही पूछता है कि मतलब मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एबेंडेंट में कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो आंसर एक एल्युमिनियम है, और सेकंड याद रख लो कि आयरन है, इसके बाद का पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एबेंडेंट मेटल कौन सा पाया जाता है, वो एल्युमिनियम होता है, और फिर उसके बाद कौन सा आता है, आयरन आता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर देखो, मेटल्स आर द एलिमेंट which form positive ion by losing electron। मेटल्स देखो, ऐसे एलिमेंट रहते हैं, मेटल क्या है, एक एलिमेंट है जो कि कब बनता है, जब कोई भी एक एलिमेंट अपना पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। ठीक है, देखो कि फिर नहीं समझ में आया, ये चीज मैं बताती हूँ। जब कोई भी एक एलिमेंट अपना जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो बाहर निकालता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अपन ने पढ़ा है ना कि जब कोई भी एक एलिमेंट जो रहता है वो अपना पॉजिटिव चार्ज निकालता है, इलेक्ट्रॉन अपना निकालता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसके अंदर क्या आता है, निगेटिव चार्ज, वो कर्ज में डूबता है, ले लेता है, कर्ज में डूबता है, इसलिए
निगेटिव आता है। याद रखना, कैसे याद रखोगे? देखो, अगर आप कहीं भी जाके लोन लोगे, कर्ज लोगे, तो आप धीरे धीरे डाउनफॉल में आओगे ना। अगर आप उस कर्ज को नहीं चुका पाए तो आप धीरे धीरे डाउनफॉल में आओगे, नीचे आते जाओगे। तो वैसे ही होता है कि अगर एक कोई भी एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेता है, मतलब कि उस पर निगेटिव चार्ज आता है। और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने आप से बाहर निकाल देता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर हुआ इतना? उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मेटल क्या है? मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल्स क्या होते हैं? उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज तो मैंने आपको बताया कब आता है, जब कोई भी जो एलिमेंट रहता है वो अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कि हर एक मेटल इलेक्ट्रॉन को निकालता है, हर एक मेटल इलेक्ट्रॉन को निकालता है। और एक्सेप्ट हाइड्रोजन भी यहाँ पे लिखा है। हाइड्रोजन जो है वो एक मेटल होता है, लेकिन हाइड्रोजन में ना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, और वो एक भी वो निकाल देगा, तो उसके पास खुद क्या बचेगा? सोचो ना, अगर तुम्हारे पास 1 रुपये है और तुम उस 1 रुपये को भी किसी को दे दोगे, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, तुम खोखले हो जाओगे। तो ऐसा तो कोई सेंस हो ही नहीं सकता है ना। तो केमिस्ट्री में तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो। इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो प्रेजेंट ही कैसे होगा ना। तो एक्सेप्शन यहाँ पे याद रखना कि हाइड्रोजन बस एक ऐसा मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने से आपसे अलग नहीं करता है। जैसे आप लोग, कई लोग होते हो ना, अलग नहीं होते हो, वैसे ही हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो भी, हाइड्रोजन जो का इलेक्ट्रॉन रहता है वो भी बाहर नहीं निकलता है। हाइड्रोजन जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है। क्लियर है? यहाँ पे देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट, मेटल आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखो, मेटल में पॉजिटिव चार्ज है, मेटल में पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। तो अगर अपन से कभी कह दे कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, तो आप ये याद रखना कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब है कि मेटल्स, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का मतलब है नॉन मेटल। ऐसे क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन पेपर में ना घुमा के पूछने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए काफी बार ये सारी चीजें पूछी जाती है। बट हमें क्या करना है, हर एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान से समझ के आगे बढ़ना है, याद करके आगे बढ़ना, ताकि, क्योंकि देखो हमें तो पता रहेगा कि मेटल जो होता है वो हार्ड होता है, जो नॉन मेटल होता है वो सॉफ्ट होता है, जो मेटल होता है वो मैलिएबल होता है, जो नॉन मेटल होता है वो नॉन मैलिएबल होता है, या फिर ब्रिटल अपन कह सकते हैं, ऐसा होता है। जो मेटल्स रहता है वो डक्टाइल रहते हैं, नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो नॉन डक्टाइल रहते हैं। ये सारी चीज़ें अभी मैं प्रॉपर्टीज जस्ट अभी जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो सारी चीज़ों में मैं आपको बताऊंगी। बट मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे डिफरेंस तो आपको पता रहेगा, बट आप ये नहीं जान पाओगे अगर कि जो मेटल्स रहते हैं उसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं, मेटल को ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो कभी भी डिफरेंस ऐसा पूछता है मेटल और नॉन मेटल में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर देखो, मेटल्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज दे फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, मेटल्स को अपन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर है इतना? अब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊं फाइनली। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फर्स्ट पॉइंट देखो, मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज मेटल कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट विथ अ हैमर। मैंने आपको पहले ही मैलिएबल का मतलब बता दिया था, इसीलिए मैं मतलब मैलिएबल, डक्टाइल और ब्रिटल का मतलब मैंने पहले आपको बता दिया था। देखो, मेटल्स आर क्या लिखा है? मैलिएबल। जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या होता था कि अगर उसको अपन हथौड़े से ऐसे ठोके तो वो थिन शीट, पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे मेटल्स का एग्जाम्पल क्या है? आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना। तो ये सब जो मेटल्स हैं, इन्हें अपन, ये जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, इन्हें जो अपन ठोकेंगे हथौड़े से ऐसे ठक 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 ठोकेंगे ना, तो एकदम पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो मेटल्स होते हैं वो किसमें? एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज मेटल कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट विद अ हैमर। और जो हमारा गोल्ड और सिल्वर होता है, गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मैलिएबल मेटल। तो जो हमारा गोल्ड होता है उसकी अपन सबसे पतली शीट बना सकते हैं, बहुत ही पतली शीट बनती है, जिसे अपन, एक वो फॉइल होता है ना, एल्युमिनियम फॉइल देखा है ना, उसी तरह से एल्युमिनियम फॉइल देखा है ना। बताओ, वो एल्युमिनियम एक मेटल रहता है ना, एल्युमिनियम क्या है? एक मेटल है, लेकिन जो हमारी एल्युमिनियम फॉइल रहती है वो देखते हो कितनी एकदम पतली रहती है। तो इसीलिए वो टूटी भी नहीं रहती है ना, पूरी ज्वाइंट रहती है। इसीलिए
जो हमारे मेटल्स हैं जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उन्हें अपन एकदम पतली सी शीट में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया ना, गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मैल्येबल मेटल्स। जो गोल्ड और सिल्वर होता है वो बेस्ट मैल्येबल मेटल होते हैं। सेकेंड देखो, हाँ देखो जल्दी से, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का क्या मैंने मतलब बताया था कि डक्टाइल का मतलब ये है कि ये जो मेटल्स हैं उनको अपन बहुत ही ज़्यादा पतली सी वायर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हमारे गोल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब डक्टाइल मेटल होता है। अब पूछ भी सकता है कि नेम द मेटल विच इज मोस्ट डक्टाइल, तो जो हमारा गोल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। अब इसका एक मैं आपको फैक्ट बताती हूँ यहाँ पे। एक अगर अपन 1 ग्राम सोना ले लें, 1 ग्राम बहुत कम, इतना सा होता होगा मुझे आइडिया नहीं है, 1 ग्राम समझ ही सकते हो कितना कम होगा। 1 ग्राम अगर अपन सोना ले लें तो उसके सोने से 1 ग्राम सोने से अपन 2 किलोमीटर तक की लंबी सी पतली वायर बना सकते हैं। अब सोच सकते हो कि सिर्फ 1 ग्राम सोना ले रहे हैं और 2 किलोमीटर तक की उससे पतली वायर अपन बना सकते हैं। ये मैं नहीं बता रही हूँ, सच में ये फैक्ट है और रियलिटी है कि बनाया जाता, मतलब कि सोना जो होता है वो इतना पतला में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, उनसे पतली वायर, एकदम पतली वायर बनाई जा सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे घर में जो कॉपर की वायर डली रहती है, एल्युमिनियम की वायर रहती है, तो देखते हो उस वायर का अगर अपन ऊपर वाला पार्ट हटाएंगे, जो प्लास्टिक का पार्ट रहता है उसको हटाओगे तो उसके अंदर देखोगे कि बहुत ज़्यादा पतली पतली वायर रहती है। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं अपन उनको पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं। फिर थर्ड देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दिस मीन्स दैट मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। देखो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट के भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं, जो कि अपना 4th पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 3rd पॉइंट समझो। जो मेटल्स होते हैं वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप ना एक बर्नर ले लो, ठीक है, ये मेरी इंक बॉक्स है, इसे आप बर्नर मान लो, और यहाँ पे आप क्या करो कि ये क्या कर लो, इसे क्या मान लो, एक लोहे की रॉड मान लो। ठीक है, इस लोहे की रॉड में अपन पूरा यहाँ पे क्या लगाते हैं, वैक्स लगा देते हैं। वैक्स मतलब कि मोमबत्ती का जो होता है ना वैक्स, वो जो चिपका देते हैं उसको अपन चिपका देते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि अपन ये बर्नर के इस साइड से इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, इस साइड से अपन इसको हीट कर रहे हैं, एक ही साइड से, यहाँ साइड से बस हीट कर रहे हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे जब उसको कंटिन्यू हीट करते जाओगे तो आप जब इस साइड से पकड़े हो ना, यहाँ पे भी आपको ये गर्म लगने लग जाएगा। क्यों? आप कहोगे मैं तो हीट इस साइड से कर रहा था, तो फिर आपको यहाँ पे गर्म क्यों लग रहा है? और यहाँ पे जो आप वैक्स लगाओगे ना, मोम लगाओगे, तो वो धीरे धीरे पूरा पिघल के गिरने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेटल है ये हीट को कंडक्ट कर रहा है कि एक पार्ट से, किसी एक पार्ट से हम इसको हीट कर रहे थे तो ये इस पार्ट से हीट को कंडक्ट करते करते यहाँ भी ला रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आपको यहाँ तो गर्म लगेगा, या तो फिर अगर आपने वैक्स से चिपका रखा है तो आपको वो वैक्स में पूरा पिघलता जाएगा। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हीट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। जो हमारा मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब कि उससे हीट आसानी से क्या होती है, पास होती है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दिस मीन्स मेटल अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। समझ में आ गया इतना? ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया कि यहाँ से आप हीट करते हो तो यहाँ तक आपको गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक मेटल है। जो आयरन रॉड अपन ने ली थी वो क्या, एक मेटल है, और एक मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब यहाँ पे देखो, सिल्वर इज द कंडक्टर और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमारा सिल्वर होता है, चांदी होता है, वो हीट को सबसे अच्छे से कंडक्ट करता है। मतलब कि वो चांदी जो होगा ना, अगर आप इसको चांदी का मान लो तो इस आपने एक ये चांदी का लिया और आपने ये किसका लिया, कॉपर का लिया, तो ये चांदी वाला अपन को इस साइड पे ज़्यादा जल्दी गर्म लगने लग जाए। क्या मैंने बताया, अगर ये आप चांदी का रॉड लोगे और उसको हीट करोगे और वहीं सेम टाइम पे आपने एक कॉपर का रॉड लिया और उसको भी सेम फ्लेम से, मतलब कि जितना तेज इसको हीट कर रहे हैं उतना ही तेज इसको भी हीट करोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा वो सिल्वर वाला रहेगा वो हमें इस कोने पे ज़्यादा जल्दी गर्म लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर है वो एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो जो सिल्वर होता है उसमें हीट ज़्यादा जल्दी क्या होती है, ट्रैवल करती है, फ्लो होती है। और जो लेड होता है हमारा, वो कहें तो या तो बिल्कुल ही हीट कंडक्ट नहीं करता है या फिर बहुत कम, एकदम ना के बराबर करता है। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। 4th पॉइंट देखें,
फोर्थ पॉइंट देखो, अब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे ये चीज ध्यान दो, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो हमारी चांदी होती है, सिल्वर होता है, वो सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा, एग्जाम में ऐसा पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या टिक करोगे, क्या एमसीक्यू में आएगा, सिल्वर, गोल्ड, पोटेशियम, सोडियम वगैरह लिख देगा तो सिल्वर। याद रखना, जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, जितने भी हमारे मेटल्स रहते हैं उन सब से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो कि जैसे मैंने क्या बोला कि जो सिल्वर होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर या फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन अपने घर में जो अपन तार लगाते हैं वो कॉपर की वायर रहती है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सिल्वर ना बहुत ज्यादा एक कॉस्टली मेटल होता है ना, चांदी तो सब लोग जानते हैं यार कितना महंगा आता है, आज की डेट में तो और भी बढ़ता ही जा रहा है प्राइस, है ना। तो यार हम अपने घर में अगर चांदी के वायर डला के बैठ जाएंगे तो चोर तो हमारे यहाँ की बिजली फिटिंग उखाड़ के ले जाएंगे। सच बता रहे, मतलब चोर तो आएगा तो बाकी सारी चीजें बाद में, आपके वो लॉकर वगैरह बाद में खोलेगा, सबसे पहले आपकी ना तारे खोलेगा वो पूरी। ठीक है, तो इसीलिए सिल्वर मेटल अपन यूज नहीं करते अपने घर की वायरिंग में, इसलिए नहीं कि चोर आके उठा ले जाए, वो कॉस्टली होता है, महंगा पड़ता है। और जो हमारा कॉपर होता है उसकी कंडक्टिविटी सिल्वर से बहुत कम रहती है, मतलब सिल्वर से बहुत कम, मतलब कि उनमें थोड़ा ही डिफरेंस रहता है। सिल्वर अगर इतना कंडक्ट करता है उससे थोड़ा कम रहती है किसकी, कॉपर की। तो इसीलिए कॉपर सस्ता पड़ता है, सिल्वर बहुत महंगा पड़ता है, कॉपर सस्ता पड़ता है। इसीलिए अपनी डोमेस्टिक वायरिंग जब अपन कराते हैं घर में, जब तार वगैरह पड़ती है तो उस पर क्या यूज होता है हमारा, जल्दी से बताओ क्या यूज होता है हमारा, कॉपर यूज होता है, सिल्वर यूज नहीं होता। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, देखो, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। These free electron can move easily through the metals and conduct electricity। यहाँ पे ये चीज को समझो। देखो, जब मैंने बताया था, जब मैं मेटल की स्टार्टिंग अभी जस्ट पढ़ा रही थी कुछ देर पहले, तो मैंने क्या बोला था कि मेटल में क्या होता है, मेटल में पॉजिटिव चार्ज होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज आता क्यों है, क्यों, क्योंकि जो भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, अपने से अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, उनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये चीज मैंने क्या बोला है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो वो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे कर पाते हैं, देखो, अपन ने फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये चीज पढ़ा है कि जब किसी भी चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब कि खाली इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटल्स रहते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, और वही बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसीलिए अपन कह सकते हैं मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाऊं, देखो, मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो भी, जैसे कि आप कौन सा मेटल देखोगे, वो लोहा ही देख लो, जो हमारा लोहा होता है उसे आप दांत से चबा सकते हो, नहीं चबा सकते भैया, कोशिश भी मत करना भाइयों बहनों। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं, जैसे चांदी को, जैसे अपन चांदी की चीजें तो जैसे बनी रहती हैं, वो जो गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी वगैरह बनी रहती है वो काफी लाइट वेटेड होती है ना, उसे अपन तोड़ भी सकते हैं, वो थोड़ा सा कर दो तो हो सकता है। बट जो जनरली, जैसे आपके पास सोने का, जैसे अपन ये, मैंने सोने की ये ज्वेलरी है छोटी सी, ठीक है, तो इसको अपन हो सकता है कि तोड़ सकते हैं, ठीक है, वो तो कर सकते हैं। बट उसका जब वो सोने का ठोस वाला, मतलब कि सोने का इतना बड़ा कोई अपन पीस देते, कोई नहीं देने आएगा। ये सब इमेजिनेशन में मत रहना कि तुमको कोई सोने का इतना बड़ा पीस देने आएगा। इमेजिन कर लो, हाँ मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ठीक है, तो उसको इमेजिन कर लो कि आपको इतना बड़ा कोई ईंट के बराबर सोने का वो दे दिया, तो उसे आप नहीं तोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो ना हार्ड होते हैं, वो आसानी से टूटते नहीं है। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो लोहा है, आयरन। आयरन को आप कभी तोड़ पाते हो? नहीं तोड़ पाते, ऐसे है ना। लोहे के गेट वगैरह रहते हैं वो कितने मजबूत रहते हैं। सो मेटल्स आर जनरली हार्ड, जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। लेकिन अब ये हमारी केमिस्ट्री है, और आपकी अगर आप 11th-12th में केमिस्ट्री मतलब पीसीएम या फिर पीसीबी कंटिन्यू करोगे
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस सब्जेक्ट लोगे तो आप ये चीज़ देखोगे कि केमिस्ट्री ना बिना एक्सेप्शन से नहीं चलती, हर चीज़ में वहाँ पे एक्सेप्शन जरूर घुसता है और वही एक्सेप्शन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेटल्स आर जनरली हार्ड। वैसे तो हर मेटल जो है होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, ये याद रख लेना। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट देखो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, वही पॉइंट है, या तो हार्ड बोलो या तो स्ट्रॉन्ग बोलो, है ना, बट बुक में अलग अलग दिया है तो हम भी अलग अलग बता देते हैं। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और यहाँ पे भी वही एक्सेप्शन कंटिन्यू रहेगा कि एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, जो सोडियम और पोटेशियम हमारे मेटल्स हैं वो मेटल्स तो है लेकिन हार्ड नहीं होते हैं। क्लियर हो गई ये 6 पॉइंट। 7th पे चले। 7th पॉइंट देखो यहाँ पे मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या है, शाइन करते हैं। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं, चमकते हैं। जैसे कि गोल्ड को ही देख लो वो चमकता है ना, सिल्वर को देख लो वो भी शाइन करता है, और वहीं अपने कोयले को देख लो, कोयला जो अपना होता है, कार्बन जो होता है वो एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, अभी जस्ट ये 12 पॉइंट्स पूरे पढ़ने के बाद अपन नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अपन देखेंगे कि नॉन मेटल का क्या एग्जाम्पल होता है, कोयल, जो कोयला होता है वो एक नॉन मेटल होता है। और आपको इस यहाँ पे गोल्ड ले लो और यहाँ पे कोल ले लो, कोयला ले लो, तो सोना चमकता है, लेकिन जो हमारा कोयला होता है वो नहीं चमकता है। हाँ, अब कोयले जैसी शकल सूरत वाले लोगों को मत याद करो, ठीक ना, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो जो हमारे मेटल्स रहते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया वो लस्ट्रस होते हैं, वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जैसे कि आपने आयरन देखा होगा वो सॉलिड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, फिर ऐसे कई सारे मेटल्स हैं यार, जैसे कि अपनी कॉपर वायर ही, कॉपर वायर देख सकते हो घर में, वो भी मेटल होती है। वायर तो पानी नहीं होता ना कि तुम्हारे यहाँ पानी की तार डली है, मैंने तो नहीं देखा है, इन्वेंट करो, चलो अच्छी बात है, इन्वेंट करो नई नई चीज़ें। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं। ठीक है, जैसे कि लोहा ही देख लो वो सॉलिड है, कॉपर वायर देख लो, या फिर गोल्ड देख लो, सिल्वर देख लो, कॉपर, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम वैसे एल्युमिनियम घर में तुम लोगों ने देखा है, रोज देखते हो, झूठ नहीं बोलना। वो जो हमारे कुकर होते हैं ना वाइट से दिखते हैं, वो एल्युमिनियम के बने होते हैं ना, एल्युमिनियम के कुकर। वैसे आजकल स्टील के भी आने लगे हैं, बट मोस्टली अभी अपन देखते हैं वो एल्युमिनियम के देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम का कुकर तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में तो नहीं होता है, सॉलिड ही फॉर्म में होता है। तो जो भी हमारे मेटल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, जो भी हमारे मेटल्स रहते हैं वो सॉलिड रहते हैं। बट यहाँ पे भी केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस आना तो जरूरी है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन एक है, एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड मेटल। मरकरी एक मेटल होता है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में अपने प्रेजेंट होता है। ठीक है, मरकरी अपन कहाँ देख सकते हैं, वो थर्मामीटर जिससे जो होता है ना, जो थर्मामीटर जिससे अपन बुखार वगैरह चेक करते हैं ना, बॉडी पे लगा के वो बुखार चेक करते हैं, तो जो मरकरी उसके अंदर थर्मामीटर में आपने ध्यान दिया होगा, तो उसको अपन ऐसे वो देखते हैं कि उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है ना, तो वो लिक्विड क्या रहता है, मरकरी रहता है। और थर्मामीटर तो अपन अपने घर पे रखते हैं, डॉक्टर क्या रहता है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसके अंदर का वो लिक्विड रहता है। तो अपन कह सकते हैं जो मरकरी है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, जल्दी से बताओ, मरकरी रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, नहीं बोलोगे, मरकरी रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, कब से पूछ रही हूँ, मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, बाकी हमारे बाकी जितने भी और मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, वो सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जो हमारा मरकरी रहता है वो एक मेटल है लेकिन फिर भी वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म पे रहता है। ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो 9th है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई मेल्टिंग 2 बार लिखा है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जो हमारे मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। जैसे लोहा वो पता नहीं 3000 डिग्री सेल्सियस वगैरह में कुछ पिघलता है। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, वो बॉयल भी बहुत हाई पॉइंट पे होते हैं और
जमते भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो हमारे मेटल्स रहते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन महाराज आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था जो सोडियम और पोटेशियम होता है, वो सोडियम और पोटेशियम मैंने क्या बताया था कि वो हार्ड नहीं होते हैं। हर मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं होते। तो जब सोडियम पोटेशियम हार्ड ही नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, तो सॉफ्ट चीज को मेल्ट करना या फिर उसको बॉईल करना तो आसान होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। फिर नेक्स्ट देखो, मेटल हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। हाई डेंसिटी का मतलब क्या है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, भारी होते हैं। हाई डेंसिटी का मतलब कि वो भारी होते हैं। ऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, जो सारे मेटल्स होते हैं वो भारी होते हैं। और यहाँ पे भी वही एक्सेप्शन आएगा कि सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, तो सॉफ्ट चीज का ज्यादा वेट वगैरह नहीं होता, तो जो हमारा सोडियम और पोटेशियम रहता है वो भारी नहीं होता, उसकी हाई डेंसिटी नहीं होती है। बाकी सारे मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। फिर 12th पॉइंट देखो, 11th आएगा पहले। मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, चाहे तो आप लोहा को देख लो या फिर चांदी को ही देख लो, और जितने भी मेटल्स देख लो, एल्युमिनियम वगैरह को देख लो, तो या तो वो एल्युमिनियम जैसे कि वो चांदी सा कलर होता है ना, सफेद सफेद सा एल्युमिनियम होता है। तो जो भी हमारे मेटल्स है प्रेजेंट है हमारे वर्ल्ड में, जो भी सारे क्या एलिमेंट्स या फिर मेटल्स प्रेजेंट हैं, वो उनका सब कलर, सारे मेटल्स का कलर क्या होता है, या तो वो ग्रे कलर में होते हैं या तो फिर सिल्वर कलर में होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर किसको कहते हैं, तामा। जो तामा होता है ना वो भी गोल्डन कलर टाइप में होता है, और गोल्ड का कलर तो आप जानते ही हो ना, उसको तो बताने की किसी को जरूरत नहीं। हाँ, सोने की बात कर रहे हैं, सोना मोना बाबू की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 12th पॉइंट देखो, मेटल्स आर सोनरस, दैट इज मेटल मेक साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट। सोनरस का मतलब क्या है कि जब कोई भी मेटल को अपन किसी भी एक हार्ड सब्सटेंस से वो उसके ऊपर क्लिक करते हैं या फिर मारते हैं तो आवाज आती है। सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो मंदिर का घंटा रहता है जिसे सब लोग बजा के जाते हैं, तो क्या करता है, जब अपन उसको हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो ज्यादातर सोनरस होते हैं, मतलब कि हर मेटल को अगर अपन हिट करेंगे या फिर बजाएंगे तो उससे आवाजें आएंगी, ठीक है। समझ में आ गया ये 12 पॉइंट्स क्या क्या है। देखो, मेटल्स जो होता है वो अपना मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, और फिर मैंने क्या बताया, हीट को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और फिर जो भी हमारे मेटल्स हैं वो उसमें शाइन होती है, लस्ट्रस होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर सिल्वर और ग्रे कलर का होता है। फिर इसके बाद क्या पॉइंट था, मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं। अब आपको ना जनरली पेपर में डिफरेंस लिखने के लिए आता है, ऐसे वैसे सिंगल या ऐसा तो नहीं पूछा आज तक कि मेटल्स की बस प्रॉपर्टीज बताओ। तो डिफरेंस अपन तब करेंगे जब अपन नॉन मेटल्स के भी बारे में पढ़ लेंगे। तो चलो अब अपन नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा देखो, अब आप लोग कहोगे कि हम प्रॉपर्टीज तो जान लेंगे नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, लेकिन पहले ये तो बता दो कि नॉन मेटल्स होते क्या है एग्जैक्टली, है ना। तो देखो, नॉन मेटल्स के मैं कुछ एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कार्बन हो गया, कोयला अपन ने सबको देखा है, कई लोगों की कोयले जैसी शक्ल भी देखी है। नहीं सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोला जी, सॉरी मैंने गलत बोला। कार्बन, कोयला, ठीक है। जो कार्बन होता है वो हमारा नॉन मेटल होता है, ठीक है। फिर जो डायमंड होता है, ठीक है, जो हमारा डायमंड है, डायमंड जो हार्ड होता है, रिंग वगैरह में, ज्वेलरी वगैरह बनाने में यूज होता है। वैसे आपको पता है जो डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं वो कार्बन के ही फॉर्म रहते हैं, ठीक है। चैप्टर 4 में जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, शायद नेम है, कार्बन तो नेम है, इतना मुझे याद है। तो जब वो चैप्टर अपन पढ़ेंगे ना तो अपन डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कार्बन कोयला इतना वो मतलब ज्यादा महंगा नहीं मिलता, और वो कौन सा स्ट्रक्चर गेन करता है जिससे वो डायमंड बन जाता है, और इतना डायमंड का हाई कॉस्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का तो सिर्फ इतना ही जान लो कि जो कार्बन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, वो क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फर्स्ट पॉइंट देखो, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल मीन्स ब्रेक इजिली। जो मैलिएबल होता था उसका मतलब क्या होता था कि हम उसकी थिन शीट को बना सकते हैं, और डक्टाइल मतलब क्या होता था कि हम उसकी पतली वायर बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स रहते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, कार्बन ले लो, तो क्या आप कार्बन की तार बना सकते हो? कोयले की तार बना सकते हो? नहीं बना सकते है ना। क्या आप कार्बन को, कोयले को शीट में चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज कर सकते, कोशिश भी नहीं करना, वो हथौड़ा मारोगे, अरे जरा सा हाथ से दबा दोगे वो टूट जाएगा। तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। मतलब कि अगर उन्हें अपन, ब्रिटल का मतलब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर अपन उस पर हथौड़ा मारेंगे तो क्या हो जाएगा, जिस भी चीज पे अपन हथौड़ा मारे तो वो टूट जाए, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रिटल कहते हैं। तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। जो अपन नॉन मेटल्स में, जैसे कि कार्बन हो गया, वो सारी चीजों में जब अपन हथौड़ा मारते हैं तो क्या होता है? वो टूट जाता है। फिर नेक्स्ट देखो, सेकेंड पॉइंट है, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। मैंने क्या बताया था? कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, पहला क्या है? ग्रेफाइट, और दूसरा क्या है? डायमंड। तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल का जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था ऑक्सीजन, अगर जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते होते तो पूरे हमारे यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर में एयर है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मैं भी अभी यहाँ पे खड़ी हूँ तो ऑक्सीजन कंटिन्यूसली इनहेल कर रही हूँ, ऑक्सीजन को मैं अंदर ले रही हूँ, तो मेरे अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती ना। अगर नॉन मेटल्स, जैसे कि एग्जांपल अपन देख रहे हैं ऑक्सीजन, नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करते तो इलेक्ट्रिसिटी मेरे अंदर चली जाती, हीट भी, जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना ज़्यादा आजकल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो हमारे अंदर हीट जाने लग जाती है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। नॉन मेटल जैसे कि क्या एग्जांपल है, ऑक्सीजन है, ये ना तो हीट कंडक्ट करते हैं ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट लिखा है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब वगैरह में, अगर आप कभी गए हो, अगर आपके यहाँ प्रैक्टिकल्स वगैरह प्रॉपरली होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ना एक सेल बनाते हैं, जैसे वो मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो मैंने वहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगाए थे ना, वो इलेक्ट्रोड किसके रहते हैं? वो इलेक्ट्रोड जो रहते हैं वो नॉर्मली अपन जनरली किसके यूज करते हैं? ग्रेफाइट के। ऐसे ही मतलब ये देखो, ये चीज ऐसे नॉर्मली जैसे ये काला काला पेन है ना, ये सेम ऐसे इलेक्ट्रोड दिखते हैं और इतने ही बड़े लगभग रहते हैं, तो आप इसको इलेक्ट्रोड मान लो। ये इलेक्ट्रोड किसके रहते हैं? ग्रेफाइट के। और ग्रेफाइट किसका फॉर्म है? एक कार्बन का। तो कार्बन तो काला रहता है, कोयला हमारा काला रहता है ना। तो जस्ट इतने ही बड़े हमारे क्या रहते हैं? इलेक्ट्रोड रहते हैं। और ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? ये ग्रेफाइट के होते हैं। और ग्रेफाइट हमारा भला ही नॉन मेटल है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखना कि जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को तो कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो हमारा ग्रेफाइट रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखो, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। जो हमारे मेटल्स रहते थे वो क्या रहते थे? हार्ड रहते थे। एक्सेप्शन वहाँ पे क्या था? सोडियम और पोटेशियम था। और जो अब यहाँ पे देखो, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि कोई भी देख लो आप, एग्जांपल ऑक्सीजन को ही अपन कंप्रेस कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर में ऑक्सीजन अपन भर सकते हैं ना, उसको दबाते जाते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन भर देते हैं। तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है जो है डायमंड। डायमंड को आपने अगर कभी देखा होगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट 4, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट डायमंड। वही है सेम चीज कि जब वो सॉफ्ट होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं होंगे। तो जो हमारे नॉन मेटल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, वो वीक रहते हैं। नॉन मेटल्स आर वीक। और यहाँ पे भी एक्सेप्शन वही लिखोगे सेम का डायमंड का, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट देखो, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड। जो हमारे मेटल्स रहते थे उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता था। एक्सेप्शन क्या रहता था? सोडियम और पोटेशियम रहता था। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो क्या रहता है? कम रहता है। कम क्यों रहता है? क्योंकि जब वो नॉन मेटल्स, अपन कह रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स है वो सॉफ्ट मेटल्स हैं।
सॉफ्ट नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। जब वो सॉफ्ट होता है तो आसानी से मेल्ट भी हो जाता है और आसानी से बॉयल भी हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो लो रहता है। लेकिन यहाँ पे भी वही एक्सेप्शन सेम रहेगा कि जो डायमंड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसीलिए वो आसानी से ना तो मेल्ट होता है ना तो बॉयल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है 6th पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन। जो हमारे मेटल्स रहते थे जैसे कि हमारा गोल्ड वगैरह होता था, सिल्वर वगैरह होता था, वो शाइन करता था, चमकता रहता था। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकते नहीं है। कोयला और जो कोल होता है, कोयला होता है, क्या वो चमकता नहीं चमकता है। ठीक है, तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, उनमें कोई भी शाइन नहीं होती है, बट एक्सेप्ट याद रखना आयोडीन। ठीक है, आयोडीन एक नॉन मेटल है बट फिर भी उसमें क्या रहता है, शाइन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें अब अपन 7th पॉइंट देखो यहाँ पे, नॉन मेटल हैव मैनी कलर। जो हमारे मेटल्स होते थे उनका सिर्फ कौन कौन सा कलर होता था, या तो सिल्वर कलर होता था या तो फिर ग्रे कलर होता, और वहां पे एक्सेप्शन किसका किसका था, कॉपर का था और गोल्ड का था, है ना, कि उनका गोल्डन टाइप में कलर होता है। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो अलग अलग कलर में प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो हमारे नॉन मेटल्स रहे इसी कलर के रहे, इसी कलर के रहे, इसी कलर के रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका डिफरेंट कलर होता है। फिर नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 8, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट। हमारे मेटल के केस में क्या होता था, जैसे हम मंदिर की घंटी बजाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, तो वो आवाज प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि वो एक मेटल की बनी रहती है। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे आपने देखा नॉन मेटल का एग्जांपल दो मुझे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन आवाज करती है? नहीं करती है भैया। ऑक्सीजन आवाज करने लग जाएगी तो पूरे एटमॉस्फेयर में तो आवाज ही आवाज हो जाएगी ना। और फिर एक और एग्जांपल देख सकते हो कोयले को, जब आप कोयले को ऐसे बजाओ तो वो लगा तो रहता नहीं है कोयला, हाथ ही में ऐसे पकड़ के उसको बजाओ, ऐसे ऐसे कोयला ये पकड़ लिया, उसके ऐसे ऐसे बजाओगे तो क्या कोयला बजता है? कोयला नहीं बजता। तो अपन कह सकते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल्स है वो क्या है, नॉन सोनरस है, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो हमारे मेटल्स रहते थे वो ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते थे, और वहाँ पे एक एक्सेप्शन था कि जो मरकरी होता है थर्मामीटर में जो यूज़ होता है वो किस में रहता है, लिक्विड में, नहीं तो बाकी और भी मेटल्स जो किस में रहते हैं, सॉलिड में। लेकिन हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, वो गुजरात मध्य प्रदेश वाला स्टेट नहीं कि बिहार स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, स्टेट क्या बोलने वाली थी मैं साइंस में स्टेट्स की बात कर रही हूँ कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड में जैसे कि आप देख लो, जो हमारा कार्बन हो गया वो क्या किस में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है ना, ठोस होता है। और फिर लिक्विड का एग्जांपल देखोगे अपन, लिक्विड में क्या होता है, ब्रोमीन। जो ब्रोमीन मेटल होता है या फिर नॉन मेटल होता है, जो ब्रोमीन नॉन मेटल होता है वो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। और गैसेस का एग्जांपल तो आप बहुत आसानी से जान सकते हो, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। जितने भी हमारी गैसेस जो नॉन मेटल्स हैं वो सारी गैसेस में भी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो तीनों स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। फिर देखो लास्ट पॉइंट है, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो जब सॉफ्ट होते हैं और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है, तो अपन कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा भारी नहीं होते, वो हल्के होते हैं। सो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे जितने भी एक्सेप्शंस मैंने बताए हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम का एक्सेप्शन, डायमंड का एक्सेप्शन, आयोडीन का एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शंस मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि ना एग्जाम में ना ज़्यादातर मतलब या तो फिर मेटल्स में और नॉन मेटल में डिफरेंस पूछेगा या तो फिर एक्सेप्शन से कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन तो एक्सेप्शन से जरूर आता है, इसलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप एक बार उसे एक पेज में अलग से नोट कर लो, आपको जिससे याद रहे। ठीक है, एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी तक अपन ने कितने एक्सेप्शंस पढ़े हैं? तो देखो, कार्बन इज अ नॉन मेटल बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो मैंने क्या बताया था, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन कार्बन किसके फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फिर सेकंड देखो, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट हैव लस्टर। मैंने क्या बताया था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका डल अपीयरेंस होता है ना, मतलब कि उनमें कोई भी शाइन नहीं होती, बट आयोडीन एक एक्सेप्शन था जिस आयोडीन में क्या होती है, शाइन होती है। फिर थर्ड देखो, सोडियम पोटेशियम आर मेटल्स बट आर सॉफ्ट, हैव लो डेंसिटी एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
सोडियम और पोटेशियम क्या है, एक मेटल है और हर मेटल क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन था कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। और मैंने क्या बताया था, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन वहाँ पे एक्सेप्शन था कि सोडियम और पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, कम होता था। मैंने क्या बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो भारी होते हैं ना, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन था कि जो सोडियम और पोटेशियम है उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। फिर फोर्थ पॉइंट देखो, डायमंड इज अ नॉन मेटल बट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज हार्ड। मैंने क्या बताया था कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन वहाँ पे एक्सेप्शन था कि जो हमारा डायमंड है वो क्या होता है, हार्ड होता है। फिर मैंने बताया था कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली हमारे नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो कम रहता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो डायमंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। सो आई होप आपको मेरे साथ इस केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 में अच्छा लगा होगा। मैंने हर एक छोटे से छोटे वर्ड की मीनिंग, मैलिएबल हो गया, डक्टाइल हो गया, ब्रिटल हो गया, मैंने हर एक वर्ड की मीनिंग वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाने की कोशिश की है ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो रहे वो क्लियर रह सके। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है और डायरेक्ट वो चाहते हैं कि मैं हायर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करूं। इसी में आप मिस्टेक कर जाते हो। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करो। बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर रहेंगे तो आपको हाई कॉन्सेप्ट, आगे के कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, सो या इसमें अपन ने किस किस के बारे में डिस्कस किया, मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। यहाँ पे ना अपन ने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है। जैसे मेटल्स को अपन देख सकते हैं, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी कि ये भारी होता है, हल्का होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी सारी जिन्हें अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकली अपन कैसे इनको पता लगा सकते हैं कि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि हर चीज फिजिकल प्रॉपर्टी से अपन नहीं पता लगा सकते, क्योंकि काफी सारे एक्सेप्शंस भी है ना। तो इन एक्सेप्शंस को अवॉइड करने के लिए अपन केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहले अपन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो अगर आप ऐसे ही मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हो, ऐसे ही केमिस्ट्री के, बायो के, फिजिक्स के छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट मेरे साथ समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया तानकर को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।